एक बहुत ही भयानक दिखने वाले खंडहर नुमा गुफा के अंदर खड़ी हुई दीवार पर बने हुए भयानक मकड़ियों के चित्रों को देखे जा रही थी। यहाँ से चलो चलो, मुझे तो यहाँ पर बहुत ही डर लग रहा है। इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखो रश्मि। ना बाबा ना, मैं इन चित्रों को अब इससे ज्यादा और नहीं देख पाऊंगी। रश्मि, जब तुम्हें इतना ही डर लगता था तो फिर तुम हमारे साथ यहाँ आई ही क्यों? तनु, रश्मि सही कह रही है। मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अंकित, तुमने इस गांव के आदिवासियों की दंत कथाओं को शायद ठीक से सुना नहीं है। कहते हैं कि किसी जमाने में ये गुफा यहाँ की रानी का सीक्रेट कमरा था, जहाँ पर वो अपना वेश बदलती थी। क्या मतलब वेश बदलती थी? इन चित्रों को ध्यान से देखो। देखो, इन सभी चित्रों में एक लड़की का आधा धड़ इंसानों का है और आधा धड़ किसी मकड़ी का। तभी कुछ आदिवासी लोग उस गुफा के अंदर घुस आए। एक व्यक्ति क्रोधित होकर उन तीनों की ओर देखकर बोला, तुम तीनों को अंदर आने से मना किया था ना, फिर तुम तीनों अंदर किससे पूछ कर आए? क्यों? क्या ये तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? देखिए, हमारे सामने अंग्रेजी झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शहरी लोग नहीं समझते। आइंदा इस गुफा के अंदर मत आना। इस गुफा के अंदर सुंदर लड़कियों का आना सख्त मना है। अंकित तनु से बोला, देखो, ये आदिवासी लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ से चलो तनु, इसी में हमारी भलाई है। अंकित की बात सुनकर तनु अपने दोस्तों के साथ वहां से अपने होटल में चली गई और अपने रूम में गुस्से से बैठ गई। अब गुस्सा खत्म करो तनु, हो सकता है वो आदिवासी सही बोल रहा हो। तुम भी उन आदिवासियों की घिसी पिटी बातों में आने लगे। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें और रश्मि को आखिर हो क्या गया है। देखो तनु, एडवेंचर एक हद तक ही अच्छा होता है। मैं तुम दोनों की तरह डरपोक नहीं हूँ। मैं आज रात उस गुफा के अंदर जरूर जाऊंगी। मेरे अंदर उस रानी को देखने की जिज्ञासा पैदा हो चुकी है। तनु, हम तुम्हें जबरदस्ती रोक नहीं सकते। बस तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि तुम्हें उन आदिवासियों की बात को मान लेना चाहिए। तनु रश्मि की बात पर कुछ नहीं बोली और वो अपने बिस्तर पर लेट गई। रात के 2 बज चुके थे। तनु चुपचाप उसी गुफा के अंदर जलती हुई मशाल लेकर घुस गई और उस गुफा की दीवार पर बने हुए चित्रों को किसी सम्मोहित अवस्था में देखने लगी। तभी उसकी नजर गुफा के एक दरवाजे पर पड़ी। दोपहर के समय तो ये दरवाजा मुझे नजर ही नहीं आया। जरूर ये कोई गुप्त दरवाजा है जो शायद मशाल की रोशनी से ही नजर आता है। तनु उस दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर तनु की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी तनु के कानों में उसके दोस्त अंकित की आवाज टकराई। तनु, मैं जानता हूँ कि तुम गुफा के अंदर हो। अब सीधे तरीके से बाहर आती हो या फिर मैं तुम्हारी मॉम को कॉल लगाऊं? ये अंकित भी ना। तनु गुफा के कमरे से बाहर निकल आई। बाहर अंकित और रश्मि उसे गुस्से से घूर रहे थे। तनु, हम दोनों ने पैकिंग कर ली है। बाहर कार खड़ी है। हम तीनों अभी और इसी वक्त वापस मुंबई जा रहे हैं। तनु अपने दोस्तों के साथ अपने शहर मुंबई चली गई। दरअसल तनु और उसके दोस्त घूमने फिरने और एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। वो तीनों एक आदिवासी इलाके में घूमने के लिए गए थे। तनु अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसकी माँ ने उसे जगा दिया। तुमने मुझे क्यों जगाया? बेटी, तुम्हें आए हुए 2 दिन हो गए हैं। तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। ना कुछ खाती हो ना कुछ पीती हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। जाओ मेरे कमरे से, बाहर निकल जाओ। मुझे नींद आ रही है। ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना? तनु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। यहाँ से निकलो, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। तनु की माँ के शरीर के रोंगटे न जाने क्यों खड़े होने लगे। वो डरती हुई उसके कमरे से बाहर निकल आई। बाहर तनु के पिता अपनी पत्नी से बोले, क्या हुआ? तनु उठी नहीं क्या? पता नहीं तनु को क्या हो गया है।
जब मैंने उसे उठाया तो वो गुस्से में अनाप शनाप बकने लगी। शायद थकी हुई होगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर उसे उठाता हूँ। नहीं, तुम उसके कमरे में मत जाना। हद कर रही हो तुम भी, वो मेरी बेटी है। इतना बोलकर तनु के पिता तेज कदमों से तनु के कमरे में घुस गए, मगर सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक बहुत बड़े आकार की मकड़ी खड़ी थी जो उन्हें घूर रही थी। कौन हो तुम? मकड़ी, मौत की मकड़ी। इतना कहते ही वो मकड़ी तनु के पिता के पास आ गई और उनकी गर्दन दबोच ली। तनु के पिता की चीख निकल गई। अपने पति की चीख सुनकर तनु की मां दौड़ती हुई कमरे की ओर आ गई, मगर सामने का दृश्य देखकर वो भी बुरी तरह से चीखती हुई वहां से भाग गई और वो वहां से भागती हुई सीधे अंकित के घर पर पहुंची। क्या हुआ आंटी, आप इतनी घबराई हो क्यों? तुम सब कहाँ गए थे? क्या मतलब हम कहाँ गए थे? आज सुबह जब मैं तनु को उठाने के लिए उसके कमरे में गई तो उसने मुझसे बड़ी ही बदतमीजी से बात की। लग ही नहीं रहा है कि वो मेरी बेटी है। जब मेरे पति उसे उठाने के लिए गए तो मुझे उनकी चीख सुनाई दी। चीख सुनाई दी? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। जब मैं कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि तनु का आधा शरीर मकड़ी का था और आधा तनु का, और मेरी पति की सफेद पड़ चुकी लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी आंटी। चलिए मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपकी सारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। अंकित तनु की माँ को लेकर घर से बाहर आ गया। बाहर उसे रश्मि मिल गई। अच्छा हुआ तुम मुझे घर पर मिल गए अंकित। मैं तुमसे मिलने के लिए ही आ रही थी। तनु 2 दिन से फोन ही नहीं उठा रही है। मैं आंटी के साथ उनके घर पर ही जा रहा हूँ, तुम भी चलो। अंकित ने उन दोनों को अपनी कार में बिठाया और कुछ देर में तनु के घर पर आ गए। उन दोनों ने देखा कि तनु डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई आराम से नाश्ता कर रही थी। आंटी, आप तो कुछ और ही कह रही थी, मगर सामने का मंजर तो कुछ और ही बता रहा है। मैं जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी बेटा, मेरा विश्वास करो। यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? अंकित रश्मि को सारी घटना बताते हुए बोला। अब तुम बताओ रश्मि, इन सबको तुम क्या कहोगी? मैं कहूँगी, मुझे लगता है कि शायद ये आंटी का कोई वहम होगा। तभी तनु के पिता किचन से निकलकर अपनी पत्नी के सामने आकर खड़े हो गए। तुम कहाँ चली गई थी? आप तो। तभी तनु अपनी दोस्त रश्मि से बोली, तुझे मुझसे मिलने की 2 दिन बाद याद आई, और तू भी तो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। चल मेरे कमरे में, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बातें बतानी है। तनु रश्मि को अपने कमरे के अंदर ले गई, मगर कुछ ही देर में रश्मि की भयानक चीख अंकित और तनु की माँ के कानों में टकराई। वो दोनों दौड़ते हुए जैसे ही तनु के कमरे में गए तो उनके सामने रश्मि की लाश पड़ी हुई थी और तनु मकड़ी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। आंटी, आप सही कह रही थी, यहाँ तो बहुत भारी गड़बड़ है। तभी तनु के पिता ने अपनी पत्नी का गला पीछे से आकर कसकर पकड़ लिया। अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। तभी सफेद पड़ चुकी रश्मि अचानक उठकर बैठ गई और अंकित को घूरने लगी। मैं जिसका खून पी लेती हूँ वो मेरा गुलाम बन जाता है। अब सिर्फ तू ही बचा है। तेरा खून पीने के बाद सारे संसार को मैं गुलाम बनाकर मकड़ी के रूप में परिवर्तित कर दूंगी। तभी तनु की माँ चीखते हुए बोली, यहाँ से भाग जाओ बेटा, वरना ये सब तुम्हें मार डालेंगे। अंकित वहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकल गया और अपनी कार लेकर सीधे कुछ घंटे बाद उस आदिवासी इलाके में पहुंच गया जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जमा थी। एक आदिवासी व्यक्ति अंकित के पास आकर बोला, तुम शहरी लोगों ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो मौत की मकड़ी आजाद हो गई, मुझे पता है, और उसने मेरी आंखों के सामने मेरी दोस्त रश्मि की जान ले ली। चलो मेरे साथ उसी गुफा में। अंकित उस आदिवासी व्यक्ति के साथ गुफा के अंदर चला गया जहाँ पर एक आदिवासी तांत्रिक उस खुले हुए कमरे को घूरे जा रहा था। आदिवासी तांत्रिक
अंकित से बोला, इस कमरे को देख रहे हो? कहते हैं कि वो एक राजा की पत्नी थी जो रात के समय शैतान की पूजा किया करती थी, और एक रात शैतान ने उसके सामने शर्त रखी कि वो आधी मकड़ी और आधी इंसान के रूप में ही अमर रह सकती है, मगर उसे उसके लिए कुछ लोगों का खून पीना पड़ेगा। अमर जीवन पाने के लिए पागल हो चुकी रानी निर्दोष लोगों का खून पीने लगी। इस बात से तंग आकर एक तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे इसी गुफा के अंदर कैद कर दिया था, जिसे तुम्हारी मूर्ख दोस्त ने खोल दिया। तुम्हारी दोस्त तो उसी समय मर चुकी थी जिस समय वो इस गुफा के कमरे में गई थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर तनु मर चुकी है तो फिर हमारे साथ कौन है? मौत की मकड़ी, उसकी आत्मा तनु के शरीर के अंदर है। उसे तुरंत पकड़कर इसी कमरे में दोबारा बंद करना होगा। चलो मेरे साथ। अंकित उस आदिवासी तांत्रिक को तनु के घर पर ले गया। उस तांत्रिक के घर में घुसते ही मकड़ी के रूप में परिवर्तित हो चुकी भयानक तनु दहाड़ उठी। तनु के पिता और उसकी माँ रश्मि दौड़ते हुए अंकित के सामने आकर खड़े हो गए। उन सब ने अंकित का गला कसकर पकड़ लिया। अचानक उस तांत्रिक ने अपने थैले से एक बहुत बड़ा अभिमंत्रित मकड़ी का जाला निकाल लिया और भयानक तनु के ऊपर फेंक दिया, और फिर अपनी मटकी खोली। कुछ ही क्षणों में वो जाला धुएं में परिवर्तित हो गया और वो धुआं उस मटकी के अंदर समा गया। आदिवासी तांत्रिक ने तुरंत उस मटकी को बंद कर दिया। तनु और उसकी माँ पिता जमीन पर गिर गया। देखा तुमने? अपनी दोस्त की लाश को गौर से देखो। ये भी 2 दिन पहले ही मर चुकी है। अब मैं इस मटकी को उस गुफा के गुप्त कमरे के अंदर बंद कर दूंगा और दरवाजे को मंत्रों की शक्ति से बंद कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। मेरठ के पास चांदपुर नाम का एक कस्बा था। कस्बे में अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक रात अर्जुन की माँ ने उसे 2 बजे उठा दिया। अर्जुन, मेरा पेट खराब हो रहा है, मेडिकल से जाकर दवाई ले आ। अम्मा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। रात के 2 बज रहे हैं। इस समय कोई मेडिकल नहीं खुला होगा। हनुमान मेडिकल रात भर खुला रहता है, वहीं चला जा। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं खुद जाऊंगी। तुम रहने दो अम्मा, मैं ही जाता हूँ। रात का समय है, लंबे वाले रास्ते से जाना, कब्रिस्तान वाले छोटे रास्ते से मत जाना। अर्जुन ने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया और कब्रिस्तान वाले छोटे रास्ते से ही मेडिकल तरफ चला गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान में एक आदमी कब्रों पर भस्म डालकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्जुन ने हनुमान का नाम जपा और तेजी से वहां से खिसक लिया। लौटते समय वो कब्रिस्तान के रास्ते से नहीं आया। अगले दिन उसने कब्रिस्तान की बात अपने दोस्त अली को बताई। जिस आदमी को तुमने कब्रिस्तान में देखा था, उसका नाम हयात खान है। कुछ साल पहले उसका जवान बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तब से वो पागल जैसा हो गया है। कहते हैं वो कयामत की रात लेकर आएगा। कयामत की रात वो रात होगी जिसमें सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। बहुत लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसी कोई रात नहीं आएगी, लेकिन वो अपने विश्वास पर अडिग है। अल्लाह जाने कि कोई ऐसी रात आएगी या नहीं। उस रात जब अर्जुन घर पहुंचकर अपनी साइकिल आंगन में खड़ी कर रहा था, तो उसने देखा कि जमीन में से पूरी तरह कीचड़ से सनी एक आकृति उठकर उसकी तरफ चली आ रही है। भूतनी, भूतनी, बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। अर्जुन चिल्लाता हुआ अपने घर में घुस गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर से आवाज आई, अर्जुन दरवाजा खोल, मैं तेरी माँ हूँ। अर्जुन ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह कीचड़ में लथपथ खड़ी हुई है।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया माँ। इस तरह तुम जमीन में क्यों लेटी हुई थी? तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैंने आंगन में अपनी कब्र खोदी है। जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी आंगन में गाड़ देना। मरने के बाद मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। अब आगे से ऐसा कभी मत करना माँ। मुझे लगा कि कयामत की रात आ गई है। कयामत की रात? हाँ, आज अली बता रहा था कयामत की रात के बारे में। अंदर आओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। एक रात अर्जुन की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। लगता है माँ को अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अर्जुन ने अपनी माँ को साइकिल पर पीछे बिठा दिया और खुद साइकिल संभालकर धीरे धीरे चलने लगा। जल्दी हॉस्पिटल पहुँचने के लिए उसने कब्रिस्तान वाला रास्ता चुना। अर्जुन जब कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो उसने देखा कि कब्र से मुर्दे बाहर निकल रहे हैं। तभी अचानक अर्जुन के पीछे एक मुर्दा आया और अर्जुन की माँ को उठाकर ले गया। अर्जुन की माँ चिल्लाती रह गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में माचिस थी। माचिस जलाकर उसने एक सूखी लकड़ी में आग लगाई और मुर्दे के पीछे भागा। अर्जुन ने पहले तो लकड़ी मारकर मुर्दे को गिरा दिया और फिर मुर्दे में आग लगा दी। अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा, कुछ मुर्दे उसकी साइकिल उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? ये मुर्दे जिंदा कैसे हो गए? माँ, लगता है आज कयामत की रात है। हयात खान ने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। तभी एक मुर्दा उड़ता हुआ आया और अर्जुन की टांग पकड़कर उसे खींच कर ले गया। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ बचाओ। माँ ने जब देखा कि बेटे की जान खतरे में है तो उसके अंदर एकदम शक्ति आ गई। माँ ने जलती हुई लकड़ी उठाई और मुर्दे के पीछे भागी। अर्जुन ने मुर्दे को लात मारकर किसी तरह खुद को छुड़ाया। तब तक उसकी माँ उसके पास पहुँच गई थी। अर्जुन ने अपनी माँ के हाथ से जलती हुई लकड़ी ली और मुर्दे में आग लगा दी। अर्जुन ने देखा कि उसका दोस्त अली उसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। अर्जुन, जिसका डर था वही हुआ। हयात खान ने अपनी बलि देकर तंत्र मंत्र से कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा कर दिया है। मुर्दे लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पूरे कस्बे में कोहराम मच गया है। तो अब क्या होगा? क्या मुर्दे सब जिंदा इंसानों को खा जाएंगे? मैंने तंत्र विद्या की किताब में पढ़ा है कि जिसकी बलि से मुर्दे जिंदा हुए हैं, अगर उस इंसान को जला दिया जाए तो मुर्दे वापस कब्र में चले जाएंगे। हमें किसी भी तरह हयात खान की लाश को जलाना होगा। अर्जुन ने अपनी माँ को एक पेड़ के ऊपर सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया और अली के साथ कब्रिस्तान की ओर भागा। एक मुर्दे ने अली का हाथ पकड़ लिया और वो अली का हाथ उखाड़कर भाग गया। अर्जुन जब लाश की तरफ जा रहा था तो एक मुर्दे ने उसकी माचिस छीन ली। अली ने पीछे से मुर्दे को लात मारी। मुर्दा धरती पर गिरा और उसके हाथ से माचिस छूट गई। अर्जुन ने तुरंत माचिस उठाई और माचिस की कई तिलियां जलाकर हयात खान की लाश में आग लगा दी। जैसे ही हयात खान का शरीर जलना शुरू हुआ, सारे मुर्दे वापस कब्रिस्तान की ओर आने लगे और अपनी अपनी कब्र में जाने लगे। दिन निकलने तक सारे मुर्दे कब्रों में वापस लौट चुके थे। कस्बे के लोगों ने अर्जुन और अली को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में मीरगंज नाम का एक कस्बा था। कस्बे से बाहर एक पुरानी पानी की टंकी थी। घनी झाड़ियों के बीच खड़ी उस टंकी के आसपास कोई नहीं जाता था। टंकी के चारों तरफ कटीले तार लगाए गए थे, क्योंकि अगर कोई जानवर भी उस टंकी के पास चला जाता तो अगले दिन वो मरा हुआ मिलता। एक रात कस्बे में रहने वाला एक पियक्कड़ स्कूल मास्टर मुकेश लगभग बेहोश हालत में घर लौट रहा था। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। आज मैं टंकी के ऊपर चढ़कर पार्टी करूंगा। मुकेश जमीन पर सरक कर कटीले तारों को पार कर गया और टंकी के ऊपर चढ़ने लगा। मुकेश जब टंकी के टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक भयानक भूतनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। अगले दिन सुबह को कटीले तारों के पास लोगों की भीड़ लग गई। संजय नाम का एक लड़का भीड़ को चीरते हुए आगे गया। उसने देखा कि उसके पिता मुकेश की लाश पड़ी हुई है और मुकेश की गर्दन पर कुल्हाड़ी का बड़ा सा निशान है। मुकेश अपने घर पहुंचा और उसने आंखों में आंसू भरकर बुरी खबर अपनी माँ को सुनाई।
अपने पिता का अंतिम संस्कार करके जब मुकेश घर लौटा तो अपनी माँ से बोला, मम्मी, जिसने भी पापा को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तेरे पापा पियक्कड़ थे। पूरा कस्बा जानता है कि उस पुरानी टंकी पर कई बुरी आत्माओं का कब्जा है। उससे कूदकर कई लोगों ने जान दी थी। तेरे पापा भी ये बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शराब के नशे में उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता। वे जरूर उस टंकी पर गए होंगे। किसी ने कोई धारदार चीज गर्दन पर मारकर उन्हें टंकी से नीचे फेंका होगा। तुम बदले के चक्कर में मत पड़ो बेटा। उन भूत प्रेतों से हम कमजोर इंसान नहीं लड़ सकते। संजय अपनी माँ के सामने बदले की बात नहीं दोहराता, लेकिन मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। संजय ने दुकान से एक कुल्हाड़ी खरीदी और अपने घर में छुपा कर रख दी। रात में जब उसकी माँ सो गई तो वो अपने बिस्तर से उठा और कुल्हाड़ी लेकर पुरानी टंकी की ओर चल दिया। पहले संजय ने कुल्हाड़ी से कटीले तारों को काटकर उसमें एक बड़ा छेद किया। उसने छेद से एक टांग अंदर रखी ही थी कि वहाँ 2 चुड़ैलें आ गईं। बाप तो मरा ही, अब बेटा भी मरेगा। एक चुड़ैल ने तारों के अंदर से संजय की टांग पकड़ ली और दूसरी ने बाहर से। फिर वे दोनों संजय की टांगे पकड़कर खींचने लगी। आ, 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 आ। मारने से पहले तेरी टांगे चीर डालूंगी। संजय बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। वो कटीले तारों के बीच में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करें। उधर संजय की माँ की आंख खुल गई। उसे कहीं दूर से चीखने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि संजय अपने बिस्तर पर नहीं है। संजय की माँ समझ गई कि ये संजय के ही चीखने की आवाज है। उसने एक मशाल जलाई और टंकी की तरफ दौड़ी। जब चुड़ैलों ने किसी को आग लेकर आते देखा तो वे संजय को छोड़कर गायब हो गई। ये तूने अपना क्या हाल बना लिया बेटा। मैंने मना किया था ना कि उस बुरी आत्माओं से तू अकेला नहीं लड़ पाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल बेटा, घर चल। नहीं मम्मी, आज चुड़ैल को मारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। संजय की माँ ने संजय को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजय नहीं माना। ठीक है, तुझे टंकी पर जाना ही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुल्हाड़ी और मशाल लेकर संजय और उसकी माँ ने टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। अचानक सीढ़ियों पर एक भूतनी आ गई और संजय की माँ का पैर खींचकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। संजय ने सीधे कुल्हाड़ी फेंक कर मारी और भूतनी की गर्दन अलग कर दी। भूतनी का धड़ सीढ़ियों पर पड़ा रहा और सिर दूर जमीन पर जा गिरा। संजय ने माँ को उठाया और फिर वे दोनों आगे चलने लगे। उधर भूतनी का धड़ सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपने सिर के पास आ गया और उसने जमीन से उठाकर अपनी खोपड़ी वापस लगा ली। उधर संजय और संजय की माँ टंकी के टॉप पर पहुँचे, जहाँ एक चुड़ैल कुल्हाड़ी लिए पहले ही खड़ी थी। जो भी इस टंकी पर आया, मैंने उसे मौत के घाट उतारा। अपनी मौत के बाद तुम दोनों भी मेरी तरह भूत बन जाओगे। चुड़ैल ने कुल्हाड़ी से संजय पर हमला किया, लेकिन संजय ने चुड़ैल का हाथ पकड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया। फिर संजय की माँ ने मशाल से चुड़ैल में आग लगा दी। चुड़ैल चीखते हुए मरने लगी। तभी अचानक पीछे से दूसरी चुड़ैल आ गई और उसने संजय की माँ की गर्दन पकड़ ली। माँ के हाथ से मशाल छूटकर गिर गई। संजय ने चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और कुल्हाड़ी से बाल काट दिए। चुड़ैल ने माँ की गर्दन छोड़ दी। संजय की माँ ने तुरंत मशाल उठाई और चुड़ैल में आग लगा दी। इस तरह दोनों चुड़ैलों को खत्म करके संजय और उसकी माँ घर लौट आए। अगले दिन उन्होंने लोगों से कहा, अब टंकी के पास जो जाना चाहे जा सकता है। बुरी आत्माएं खत्म हो चुकी हैं। जल्दी ही टंकी के चारों ओर लगी कटीले तार की बाड़ हटा दी गई और टंकी के पास एक पार्क बना दिया गया। हालांकि कस्बे के लोग अभी भी उस टंकी के पास जाने से डरते हैं और अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते।